छोटे बच्चों में देखा है कि उनमें अटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ गई है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो बीमारी है वो भी देखी गई है कि वो भी बढ़ गई है। ठीक है, और अगर कोई उनसे बात करते तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऑल्दो उनको सुनना सही सुन पाते हैं, वो देख भी पाते हैं, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और जो आपने बोला कि डिप्रेशन है, हर किसी को सेम लेते हैं कि हाँ जब मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपके अंदर कोई भी साइकेट्रिक इशू आता है वो फिजिकल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर आपने थोड़ा सा सुन भी लिया ना उसके बारे में कि आपदा आने वाली है, फिर से वो फ्लैशबैक्स आपके दिमाग में आपके आने लग जाते हैं। तो शी हैज़ ए पेन कि मेरी बाजू नहीं उठ रही मेरे से, उठ नहीं रहा मेरे से, तो दैट इज़ अ साइकोसोमैटिक पेन। बच्चा हो या बुजुर्ग आज कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के मानसिक तनाव में है। कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जब हम मनोरोग विशेषज्ञ से बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो निकल के आती हैं। एज इसके पीछे छूट जाती है, बच्चे भी इसकी चपेट में हैं, जो वयस्क हैं वो भी इसकी चपेट में हैं, बुजुर्ग जो पूरी ज़िंदगी अपना नौकरी करते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों की चपेट में आते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। स्वास्थ्य पर संवाद कार्यक्रम के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर निशा सिंगला। डॉक्टर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आज हम वार्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोगों की ज़िंदगी बड़ी भागदौड़ भरी है और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है, तो वो तरह तरह की मानसिक बीमारियों से जूझते हैं। तो मैडम, हम बच्चों से शुरुआत करेंगे कि बच्चे जिस तरीके से आज की जो नई जनरेशन है, बच्चों के पास फ़ोन का एक्सेस है, कई तरह की डिवाइसेज उनका एक्सेस है, तो इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या कुछ असर पड़ता है? देखिए, अभी जो बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल जो बढ़ता जा रहा है वो इफ़ेक्ट तो कर ही रहा है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में क्या सभी, जैसे आपने बोला, सारी जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है, चाहे जो ये मतलब चाइल्डहुड है, चाहे अडल्टहुड है, चाहे ओल्ड एज है, तो समवेयर इट इज़ अफेक्टिंग। तो जो हमने देखा है कि जो छोटे बच्चों में देखा है कि उनमें अटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ गई है। तो जैसे कि वो बार बार हम स्क्रॉल करते हैं, 10-10 सेकंड्स की जो वीडियोस आती हैं, उसमें क्या होता है, बच्चों में ADHD करके एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये बहुत बढ़ गया है बच्चों में। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम वर्चुअल ऑटिज्म भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो बीमारी है वो भी देखी गई है कि वो भी बढ़ गई है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि अगर हम इसमें आते हैं, टीनेज में आते हैं, तो जब हमारे पास सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है तो हम लोग बहुत सारी उनमें भी पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, वो टाइम ज़्यादा देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं बच्चे, तो उससे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में बहुत बढ़ते हैं। बच्चों में सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, बच्चों में जो सोशल हम लोग चाहते हैं वो डेवलप हो। पेरेंट्स का भी अगर देखा जाए, अगर अडल्टहुड में देखा जाता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ना मदर्स हैं जैसे कि घर में रह रही हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, तो जो भी है, मतलब अपना मोबाइल देख रही है, बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम आजकल रील्स बनाने में ज़्यादा व्यस्त हो गया है। ऐसी ओल्ड एज में है तो उनको लगता है कि मतलब उनकी आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, जब आप वो भी बहुत देखते हैं, ऐसा नहीं कि तो जो मोबाइल का है वो सभी जगह ही इफेक्ट हो रहा है। अगर हर एज ग्रुप में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ सवेयर आपको इफेक्ट कर ही रही है। जी, दर्शक जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, कई सारे बच्चे भी हैं उसमें, उनको ज़रा बताइए जो डिजिटल ऑटिज्म है उसकी आसान परिभाषा क्या है और किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं जब कोई इसकी चपेट में आता है? देखो, ऑटिज्म का जो लक्षण मेन होता है कि इसमें बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी से, मतलब वो उसकी स्पीच डिले हो जाती है। ठीक है, और वो आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, वो अपने आप में रहना ही पसंद करते हैं। तो उनकी 3 मेजर सिम्टम्स ये होते हैं। तो उनमें एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया, दूसरा सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। तो उनमें क्या रहता है कि वो अपने आप में खेलना, अपने आप में बातें करना, ठीक है, और अगर कोई उनसे बात करते तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऑल्दो उनको सुनना सही सुन पाते हैं, वो देख भी पाते हैं, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और ये देखा गया कि जो बच्चे बहुत अर्ली एज में जिनको स्क्रीन दे दी जाती है, तो उनमें ये चीज़ें जो सोशल स्किल जो हमें अभी कि उनमें वो डेवलप नहीं होती है। तो वो आई कांटेक्ट बना के बात नहीं करते हैं। कई बार वो आंसर भी देंगे आपको कि अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, बट आपको आंसर दे रहे हैं, बट वो आपसे आई कांटेक्ट बना के बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑटिज्म के जो है मेजर लक्षण होते हैं। जी, बच्चों से जुड़ा एक और सवाल है। जब हम एडवर्स चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है उनकी बात करते हैं, अब कोई भी बच्चा बचपन में किसी ट्रॉमा में आया हो या किसी भी तरह की इस तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरा हो, क्या इसका असर जब वो वयस्क हो जाता है, क्या उसके दिमाग में पड़ सकता है?
हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फॉर जी। कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए। जी। क्योंकि जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं ना, तो इसका एक बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर का ये नहीं कि सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं और सोशल फैक्टर्स भी आते हैं। जी। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे भी आपने पूछा, बच्चों में अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बचपन में हैं, जैसे कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा भी आपका सीवियर लेवल का है, किस प्रकार का है, डिपेंड करता है आपके आगे की टीनेज या अडल्टहुड को, आपको आपकी पर्सनालिटी को भी डिस्क्राइब करता है। आपको किसी भी प्रकार का मतलब आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो जाता है। तो जो ट्रॉमास होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड में किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपको अब्यूज़ हो रहा है, इट कैन बी फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, वर्बल अब्यूज़ भी हो सकता है कि आपको गालियाँ पड़ रही हैं, पेरेंट्स से भी पड़ रही हैं, स्कूल में भी पड़ रही हैं। फिजिकल अब्यूज़ जैसे आपकी मार पिटाई हो रही है, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है। तो इसके अलावा बुलिंग होती है किसी बच्चों की, जो हम स्कूल्स में देखते हैं, तो बच्चा चुप रहता है, बोलता नहीं है, वो भी एक ट्रॉमा होता है बच्चे में, ठीक है। इसके बाद घर में अगर आप बच्चा जो है, आपको रोज़ पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा रोज़ देखते हैं, मेरे पास आते हैं 1-2 बच्चे बोलते हैं कि हम पेरेंट्स की लड़ाई देखते हैं आपस में, तो मैं डर जाती हूँ, मैं बहुत सहम जाती हूँ। इस तरह से बच्चे आते हैं, तो कि हम लोग, मैं तुम लोग क्या करते हो, तो हम लोग साइड में बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो भी बच्चे के लिए ट्रॉमा है। समटाइम्स ट्रॉमा बहुत हाई लेवल का भी होता है कि ना, मतलब जैसे वो चीज़ें जो वो बताना भी नहीं चाहते हैं, तो वो आगे कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी को वो दर्शाता ही है, वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा। और वो अगर सही समय पे अगर हमें पता चल जाता है उस ट्रॉमा के बारे में, तो डेफिनेटली इसका आपको उसका ट्रीट भी किया जा सकता है और उसको आगे रिजॉल्व भी, उसकी पर्सनैलिटी हम उसको बेटर तरीके से बना सकते हैं। जी, बड़ी संख्या में ऐसे भी मरीज आते हैं, जब हम बात करते हैं कि जब कोई रिटायरमेंट के बाद एकाएक जब उनके जीवन में खालीपन आता है, वो घर पे बैठ जाते हैं, मतलब कल आज तक ऑफिस गए थे, अब उनको पता है कि कल से हम अब घर पे ही हमें रहना है। तो ऐसे में कई तरह की चिंताएं उनके दिमाग में आती हैं। तो क्या इसको आप एक मानसिक रोग के रूप में जानते हैं? देखिए, किसी किसी में आती हैं, बट देयर आर सम पीपल की जो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यार, अभी मेरी रिटायरमेंट हो गई है, तो मुझे खुश रहना है अब जाके, जो मैंने अपनी लाइफ में जो पहले काम नहीं किए हैं, जो मेरी कुछ हॉबीज़ थी, अब मैं उसको आगे परस्यू करूँगा। और बहुत लोग खुश भी रहता है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी हैं, जो 60 ईयर्स में आके, 70 ईयर्स में आके मैराथन भी कर रहे हैं, पहाड़ों पर भी, माउंटेनियर्स भी वो भी चढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं कि इस चीज़ को बड़ा डिप्रेसिंग तरीके से लेते हैं कि यार अब मेरा शेड्यूल ख़राब हो गया, सुबह मतलब मेरा उठने का कोई टाइम नहीं है, मेरा खाने का कुछ टाइम नहीं है, लोनलीनेस की फीलिंग आ जाती है। तो वो कुछ लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज लोग होते हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज उन लोगों में आते हैं। तो मेरे हिसाब से कि अगर इन लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकती, सबको आ सकती हैं, ये बहुत कॉमन भी है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आके इसके लिए हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें काउंसलिंग जो होती है बहुत हेल्प करती है। क्योंकि अगर ओल्ड एज में अगर आप डिप्रेशन में आ गए हो, आपको लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो उससे आप अपने बच्चों को भी कहते हो कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, मे बी वो लोग ऐसा नहीं करते, बट उनके अंदर एक नेगेटिविटी अंदर आ जाती है कि यार हम तो टाइम देते थे तुमको, बट अब तुम हमारे पास टाइम नहीं दे रहे हो। तो उससे घर का माहौल भी बहुत ख़राब होता है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है कि अगर आपकी रिटायरमेंट होती है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस चीज़ को, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और उसको बड़ी खुशी से अगर अपनाएंगे तो मतलब आप बेटर अपनी लाइफ जी पाओगे। जी, मैडम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की बात करते हैं, तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जो विशेषज्ञ मानते हैं। जब लोग इस जो आम लोग हैं वो इसको कहीं ना कहीं मिक्स कर देते हैं या उनको एक जैसे ही लगते हैं तीनों। तो इन तीनों की डेफिनेशन या इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या कुछ इसमें अंतर पाते हैं? देखो, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। स्ट्रेस भी मैंने आपको बताया, छोटे से लेके बड़े तक भी हो सकता है ना। और हर किसी की पर्सनालिटी होती है, हम स्ट्रेस को कैसे डील कर रहे हैं। कोई लोग तो बड़ा स्ट्रेस भी हो तो वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, कोई छोटी छोटी स्ट्रेस को भी मतलब बड़ा बना लेते हैं। और स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में आता ही रहता है, मतलब कुछ आज सुबह से लेके चले हो यार, ट्रैफिक का जाम आ गया वो भी स्ट्रेस है, हॉस्पिटल में लेट पहुँचे तो वो भी स्ट्रेस है। बट कई स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर ट्रॉमा कर देते हैं। तो वो आगे जाके जो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है, जैसे तो वो जो ट्रॉमा होता है ना, वो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद में दिक्कत, वो ज़्यादा जो होता है ट्रॉमा, वो आपको इफेक्ट करता है। और जो आपने बोला कि डिप्रेशन है, हर किसी को सेम लेते हैं कि हाँ, जब मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, डिप्रेशन हम तब मानते हैं कि जब आपको कोई लंबे समय तक आपका मन खराब रह रहा है, आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, आपका काम करने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आपकी जो एनर्जी से आप पहले काम करते थे वो एनर्जी आपके अंदर नहीं रही है अब। ठीक है, नेगेटिव वाली फीलिंग आने लग जाती है, हर चीज़ लोनलीनेस वाली फीलिंग, नींद में दिक्कत, भूख नहीं लगना, बट ये लंबे समय तक हो,
जैसे मेरे आप प्रॉब्लम हुई, स्ट्रेस आया, कोई सैडनेस वाली हुई, ब्रेकअप प्रॉब्लम ही हुई, सपोज कोई रिलेशनशिप इश्यूज हुए जैसे बच्चों में होता है, तो लोग मैं डिप्रेशन में हो गया। दिस इज नॉट ए डिप्रेशन, दिस इज एडजस्टमेंट इशू, कि आपको थोड़ा टाइम सैडनेस हुई, आप हफ्ते 10 दिन में आप यू विल रिकवर, तो वो रिकवर हो जाते हैं। बट कुछ लोग रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो दैट लीड्स टू डिप्रेशन। जैसे घर में डेथ हो गई हमारी, तो सबको सैडनेस आएगी, वो भी एक स्ट्रेस का माहौल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं, फिर उनको आगे हम लोग इसको डिप्रेशन का रूप हम लोग कहते हैं। हाँ, कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, मतलब अपने जीवन को खतरा पैदा करने के लिए। तो ये कौन सी स्थिति होती है, या उससे पहले उनको क्या कुछ महसूस होता है जब इस तरह के ख्याल जब आते हैं दिमाग में? देखो, जो ये सुसाइड जो आप बात कर रहे हो, कुछ लोग गलत कदम उठाते हैं, जो सुसाइड की आप बात कर रहे हो, वो कभी भी इंसान का एक दिन में नहीं आता कि मुझे सुसाइड करना है। वो धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले इंसान डिप्रेशन में ही आता है, लोनलीनेस की फीलिंग आती है, रात को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, आपको लगता है कि इवन लोग आपकी मदद भी करना चाह रहे होंगे ना, तो भी आपको लगता है कि नहीं, आई एम हेल्पलेस, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, होपलेस की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो प्लान करना शुरू करता है कि यार अच्छा, यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ, ठीक है, कुछ मेरी ज़िंदगी का कोई वर्थ ही नहीं है, तो वो प्लान भी करता है। कुछ इस तरह के सिम्टम वो बोलता भी है, शायद हम लोग उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में चुप रहना शुरू कर देगा, बोलेगा भी, वो चीज़ों को एक्सप्रेस भी करता है। तो वो चीज़ें हम अगर पकड़ लें तो टाइमिंगली उनको बचाया भी जा सकता है। दूसरा, कई बार सुसाइडल ऐसे भी होते हैं कि वो इम्पल्सिव होते हैं, एक्सीडेंटल हो जाते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में होता है। वो लोग सिर्फ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए करते हैं कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे सिंपैथी देंगे या लोग मुझे अटेंशन देंगे, बट वो समटाइम्स क्या होता है, वो सुसाइड एक्सीडेंटल हो जाता है, सच में हो जाता है। तो उस तरह के भी सुसाइड्स होते हैं। एक सवाल ये भी है कि जब कोई मानसिक रोग से जूझता है, तो क्या उसका असर सिर्फ दिमाग तक रहता है, या शरीर, जो शारीरिक बीमारियां हैं वहाँ तक उसका असर पहुँचता है? नहीं, जो देखो, कोई हमारी, जो मैं कहती हूँ कि ब्रेन और आपकी बॉडी जो है, माइंड एंड बॉडी आपस में एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई भी साइकेट्रिक इशू आता है, वो फिजिकल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा, और ये सिमिलर दूसरी तरफ भी है। अगर आपको कोई फिजिकल इलनेस है तो वो आपको कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इलनेस की तरफ भी आपको आगे, मतलब आपको हो सकती है। अगर हम मानसिक की बात करते हैं, जैसे आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये लोग जो ज़्यादा होते हैं ना, ये लोग प्रोवोक हो जाते हैं, तो उनकी डायबिटीज़ होने की, ओबेसिटी होने की, हाइपरटेंशन होने की बीमारियां, फिजिकल इस तरह की बीमारियां हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, क्योंकि वो लोग डिप्रेशन वाले से लोग हैं, वो फिर उठते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ खाते रहते हैं बैठ के, स्ट्रेस में कुछ लोग खाते हैं, तो उनको ओबेसिटी हो जाती है, उसके बाद आपकी फिजिकल इलनेस हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको फिजिकल इलनेस है लंबे समय से, मान लो आपको कैंसर हो रहा है, ठीक है, आप लंबे समय से आपको डायबिटीज़ ही है, अच्छा आपको कोई लंबे समय बेड पे पड़े हो, बेड रिडन हो चुके हो, तो दैट ऑल्सो लीड टू स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। आपके पास कोई ऐसा मामला है, हो बच्चा हो, वयस्क या बुजुर्ग, कोई बहुत अजीब लगा हो आपको कि ऐसा आपने कभी देखा ही नहीं, और उसको इस तरह का, मतलब उसके जो सिम्टम्स बता रहा है या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा अलग तरह से आपको बताई हो उसने? मतलब इस तरह से तो मुझे अभी पर्टिकुलर याद नहीं है कि कोई अजीब सी कुछ चीज़ें बताई हूँ, बट हाँ ये है कि कैंसर के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बताते हैं कि मतलब अब जैसे कि पहले तो खुश रह रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे बीमारी को, बट अब नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्टेंस। तो पैलिएटिव केयर वाले कुछ पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि आपको एक्सेप्ट कराना पड़ता है उन्हें कि आप क्या बोलते हैं, जैसे कि ना वो, उनको पता है कि हम लोग मरने वाले हैं, बट उनको एक्सेप्ट करवानी पड़ती है ये बातें, तो कि जितनी ज़िंदगी आपकी रहेगी है तो आपको खुश रहना है उसमें। तो वो चीज़ें आती हैं, तो समटाइम्स इट इज़ पेनफुल फॉर अस ऑल्सो, हमारे लिए भी बड़ा बुरा होता है कि किसी को एक चीज़ एक्सेप्ट करानी। तो बीइंग अ साइकेट्रिस्ट हमें भी ये चीज़ें थोड़ी ख़राब लगती है, पेरेंट्स उनको, फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना, तो ये चीज़ें रहती हैं। जी, जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और कई तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पिछले वर्ष आपने भी देखा होगा कई तरह की आपदाएं। आप भी धराली में आपने कई सारे कैंप्स किए, वहाँ पे काउंसलिंग भी की। तो अगर हम बात करें PTSD की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, कि जब कोई इस तरह का इंसिडेंट आता है तो उसके बाद लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं, और आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखो, ये ट्रॉमा बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल हुआ, एक सडन होता है। जब भी इस तरह का ट्रॉमा होता है जिसमें आपकी फाइनेंशियली, फैमिली, आप सब तरह से आप लूज कर चुके होते हो ना, तो वो ट्रॉमा बार बार आपके दिमाग में आता ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके बहुत सारे पेशेंट बढ़ भी जाते हैं जब इस तरह का ट्रॉमा आता है। तो इसमें बेसिकली PTSD में होता क्या है कि वो जो बार बार फ्लैशबैक्स है ना, कि वो फिर से आ गया, मतलब फिर से आपदा आ गई, फिर से आपदा आ गई,
रात को सोते समय आ गई, अगर आपने थोड़ा सा सुन भी लिया ना उसके बारे में कि आपदा आने वाली है, फिर से वो फ्लैशबैक्स आपके दिमाग में आपके आने लग जाते हैं। जब वो आते हैं तो आपको एकदम से एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, तो आप जैसे मान लो ऑफिस में बैठे हुए हो, एकदम से आपको लगा कि अच्छा पढ़ रहे हो कि ये आपदा आने वाली है, तो आपके एकदम से घबराहट पैदा हो जाती है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो है एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है उन लोगों में जो इसका ट्रॉमा आता है। मेरे पास इस तरह के भी आए हैं, 1-2 आए भी थे हमारे पास कि हमें नींद नहीं आ रही है, वो बार बार अपना उसी चीज़ को आप याद कर रहे हो आप, तो उनमें वो जो है ना कुछ हमारे ब्रेन में चीज़ हो जाती है, वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता है। एक अमाइगडाला करके एक ब्रेन का हमारा पार्ट है जो हमारी इमोशंस को रेगुलेट करता है, हमारे फियर को वो करता है, तो उसका जो एक्टिवेशन है बहुत बढ़ जाता है उन लोगों में पाया जाता है। और जो मेमोरी है कहीं ना कहीं हमारी हिप्पोकैम्पस में वो स्टोर होती है, तो वो प्रॉपर स्टोर नहीं हो पाती है, तो बार बार वो मेमोरी उनके दिमाग में चलती रहती है, उन्हें लगता है कि वो अभी भी चल रही है। तो वो चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ती है, तो वो थ्रू थेरेपी के द्वारा और थ्रू मेडिसिन के द्वारा वो हमें ठीक करनी पड़ती है। बट इसको टाइम लगता है सब चीज़ों को, क्योंकि ये ट्रॉमा ऐसा होता है कि इट टेक टाइम टू रिकवर। बिल्कुल। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से आपसे हमारी पहले भी बात हुई और कई जो मनोचिकित्सक हैं उनसे जब बात होती है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मानसिक परेशानी होती है, लेकिन वो उसको मानसिक परेशानी ना बता के बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे अजीब सा लग रहा है, सिर भारी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको डायग्नोसिस होता है, क्लिनिकली डायग्नोसिस होता है, तो उनमें मानसिक रोग पाया जाता है। तो इसको आप किस तरह की बीमारी मानती हैं और किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज क्या बोलते हैं, पहले तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारी सेक्रेटरी की अवेयरनेस उतनी नहीं हो पाती है, पेशेंट उसको समझते नहीं है कि हाँ यार मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जब मेरा मूड ख़राब हो रहा है। हमारे पास पेशेंट नहीं आते हैं ऐसे, हमारे पास पेशेंट है कि हेडेक हो रहा है मेरे को। आई थिंक 70 to 80% ये स्टडीज़ भी हुई हैं इसके ऊपर कि ज़्यादातर पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा, जब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जब मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और टेस्ट कराते हैं, टेस्टों में कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम लोग मानसिक को समझते ही नहीं है। फिजिकल हम बताते तो हमारे घर वाले भी अच्छा हेडेक हो रहा है सिटी स्कैन करा देते हैं, अच्छा तुम्हारे को बॉडी में दर्द हो रहा है तो सिटी स्कैन करा देते हैं या MRI करा देते हैं, अच्छा बैक में पेन हो रहा है MRI करा लो। उसके लिए हमारे घर वाले भी रेडी हो जाते हैं, पेशेंट भी रेडी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक हम लोगों ने इसको इलनेस कहते हैं, कि बेसिक आपके क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कुछ ना कुछ। वो जो आपने भी मुझसे पूछा कि आपका मतलब जो ब्रेन से फिजिकल में कैसे जाता है, तो यही आता है कि आपका माइंड और ब्रेन आपस में एसोसिएट होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन में आते ही आते हैं, मतलब सॉरी फिजिकल में आते ही आते हैं किसी ना किसी रूप में। तो उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ। जैसे कि एक मेरे पास एक लड़की आई थी, तो वो जैसे कि प्रिपेयर कर रही थी, मतलब शी वॉज अ डॉक्टर, तो MBBS का MD की तैयारी कर रही है, तो नहीं प्रिपेयर आपका नहीं हुई। तो उसके बाद लाइक शादी हो गई, शादी के बाद आपको और टेंशन हो जाती है कि यार मेरा MD नहीं हुआ, मेरा MD नहीं हुआ। तो शी हैज़ ए पेन कि मेरी बाजू नहीं उठ रही मेरे से, उठ नहीं रहा मेरे से। तो दैट इज़ अ साइकोसोमैटिक पेन। दर्द तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वो है कि मेरा MD का पेपर क्लियर नहीं हुआ, मेरी शादी हो गई है, माय हस्बैंड इज सुपर स्पेशलिस्ट और मेरी अभी तक MBBS हुआ, वो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजिकल इशू है। बट वो फिजिकल आपको आया एज ए कि मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूँ। टेस्ट कराए आपने, उसका नर्व कंडक्शन टेस्ट कराया, सब MRI कराई, सब कुछ नॉर्मल आता है, ठीक है। लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में आपको मालूम होता है कि मैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू से ग्रस्त हूँ, बट उसको एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। और जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप देखना कि उसमें पेशेंट बहुत जल्दी इंप्रूव भी कर जाता है, पर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है। और कई बार तो क्या होता है 10 साल 15 साल लग जाते हैं, पेशेंट उसी बीमारी को लेके ना मतलब 10 डॉक्टरों के पास घूमते रहेंगे तब हमारे पास आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है मेरे लिए कि अगर इसको इलनेस को बहुत जल्दी पकड़ आ जाए ना, तो स्ट्रेस जल्दी हमारे सामने आ जाता है, तो हम उसको उस तरह से डील कर पाते हैं। 10 साल के बाद आता है तो खुद ही भूल जाते हैं स्ट्रेस क्या है मेरा। जी जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उनको मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहना है, क्या कुछ करें कि वो जो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। देखो जैसे फिजिकल हमारे हेल्थ के लिए हम जिम जाते हैं, हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि मानसिक के लिए एक तो सबसे पहले फ़ोन को जितना हो सकता है हम कम से कम इस्तेमाल करें आज की डेट में, क्योंकि वो एक है जो हमारी मानसिक की स्थिति को हमें ख़राब कर रहा है। दूसरा नींद है वो बराबर लेने की कोशिश करो, एटलीस्ट 8 आवर्स पर डे आप नींद अपनी बराबर लेने की कोशिश करो। थर्ड, अगर हो सकता है इफ़ यू हैव टाइम, कि मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन हमें इमोशंस को हमें कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। मेडिटेशन जो होता है, ठीक है, हमारी इमोशन को रेगुलेट कैसे करना है हमको, क्योंकि इसने गाली दी हमें बट हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रेस आ गया हम रिएक्ट करते हैं तो जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मेडिटेशन हमें काम रहने के लिए हमें हेल्प करता है कि कैसे हमें काम रहना है। और चौथा, अच्छी डाइट अगर हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारा जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो गया है,
तो हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए, एक तो ये करना चाहिए। मुझे लगता है 5वीं अच्छी रेदर देन हम लोग ये करते हैं, मोबाइल देखते हैं, उससे अच्छा हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो वो हमारी कंसंट्रेशन, हमारी अटेंशन को बढ़ाएगा, जो मानसिक मतलब हमें रहना बहुत ठीक रहेगा हमारे उसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और बाकी फिजिकल आपको रनिंग, आपको जो करना है वो डेली आप अपने उसमें लेकर आइए जी। तो आप थी डॉक्टर निशा सिंगला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसान को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। दर्शकों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम उन सवालों को अगले पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल करेंगे। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।